हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 अध्याय 1 की ओर चलते हैं। अध्याय 1 है हमारा समानता। तो देखिए, इसमें कुछ चित्रों के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि वोटिंग का टाइम है और कांता की कहानी है। कांता और उसके मालिक सभी लोग एक ही लाइन में लगे हुए हैं। तो चुनाव के दिन कांता और उसके दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। तो कांता कहती है, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर आगे, चल कांता अब तेरी बारी है, सुजाता ने कहा। फिर कांता वोट डाल रही होती है। देखिए चित्र में तो सोच रही होती है कि मैं तो वोट उसी को दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। जिस समय वोट डाल रही हूँ उस समय सोच रही थी मैं वोट उसी को दूंगी जिसने पाइपलाइन डालने का वादा किया है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, सभी लोग एक ही लाइन में खड़े हैं और जैन साहब भी ये लगे हुए हैं लाइन में। बाद में आना कांता, ऐसा जैन साहब कहते हैं। तो कहती है कांता, जी नमस्ते साहब। आगे कांता कहती है कि गुड़िया बुखार में पड़ी है, उसकी बेटी जो है वो बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर रहा हूँ और उसके बाद कुछ पैसे ले आऊँ, कांता ने कहा। आगे जब कांता घर पर जाती है तो बेटी से कहती, ले यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है, ऐसा गुड़िया से कहा। फिर बाहर निकलती हैं। कांता कहती है, गुड़िया बार बार बीमार क्यों ना पड़ेगी तो क्या, गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, इस बस्ती में तो सभी कभी साफ सफाई होती ही नहीं है, बाहर इतनी गंदगी है, उसे देखकर कांता कहती हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे, कोनों को अच्छे से साफ करना। ये मालकिन जो है जैन साहब की पत्नी कांता की मालकिन कहती हैं कि कोनों को अच्छे से साफ करना कांता। उसके बाद जब मालकिन ये कांता के लिए पैसे दे रही होती हैं तो कहती हैं, कांता ले, ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। कांता कहती, जी मैडम नहीं बनाऊंगी। अब शाम के समय जब कांता फिर एक लाइन में खड़ी होती है तो सोचती है, बस जरा सी और देर बेटी। नीतीश कहती है, जरा सी देर और बेटी। फिर उसके मन में विचार आता है, जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में तो भले ही खड़े रहे हो, पर अपने बच्चे को, अपने जो बच्चे हैं उनके इलाज के लिए उन्हें कभी लाइन में नहीं लगना पड़ता होगा। उसके मन में विचार आया कि अपने बच्चे जो हैं उनके, उन्हें लाइन में खड़े होकर कभी दवा नहीं दिलवानी पड़ती होगी। तो ये छोटी सी कहानी है जैन साहब की। तो आइए चैप्टर का रिव्यू करते हैं। चैप्टर है हमारा समानता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है, और भारत में सब समान है, और भारत में सब समान है, ठीक है, भारत में सब समान है या नहीं, यह कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। तो आपने कांता की कहानी समझ ही ली, क्या थी कांता की कहानी। आइए अब, यह है मताधिकार की समानता, जो वोट डालने की समानता है वो क्या है। तो कहानी का प्रारंभ कांता के वोट डालने की लाइन में खड़े लोगों से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखें जो उनके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक आलोक जैन, कांता अपने मालिक जो हैं उनके आलोक जैन, कौन है उनके मालिक, आलोक जैन को पहचान लेती है, और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तकों में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है इसे, ठीक है ना। और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषणा करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। वो कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और
यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। उसे देखकर यह बहुत खुशी होती है कि उसके पास भी एक वोट है और अन्य सभी लोगों के पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या था जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ समझते हैं। इसके जीवन की दिनचर्या देखें। उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती है, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची की जो बच्ची है उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि जो लाइन लगी है उस लाइन में खड़े हुए लोग अधिकांश लोग गरीब हैं। सुबह लाइन लगी थी वो किसकी थी? वोटिंग की लाइन लगी हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रकार की जो असमानताएं हैं वो क्या है? तो देखिएगा, कुर्मी क्षेत्र BSc, ठीक है। माइक्रो बायोलॉजी SSc बायोटेक, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। हेतु सामाजिक वर्ग चाहिए उन्हें। ब्राह्मण जो होते हैं जिजोदिया, बुंदेलिया ब्राह्मण, ध्रुव कौशल, गोत्र और वर्ण, ऐसे 3 विषयों में अन्य डिप्लोमा कोर्स करने हेतु वर्ग चाहिए सर्व ब्राह्मण मान्य। एक तोमर राजपूत, ठीक है, ये मैकेनिकल इंजीनियर सुजाता सुजलान पूर्ण हेतु सेवारत उच्च तकनीकी सहायता प्राप्त राजपूत कन्या चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। आइए अन्य प्रकार की मतलब असमानताओं के बारे में चर्चा करते हैं। जो अन्य प्रकार की असमानताएं हैं वो क्या हैं आखिर? तो कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थिति समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत के लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम भारत निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर प्रकाश डालती हैं। ये आइए, भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। और आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक जीवन यापन के कॉलम को देखिए आप, तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। आइए अब कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे से, जो दलित बच्चा है स्कूल जाता है, उसके अनुभवों के बारे में पढ़ेंगे। दलित के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ, टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता है और आज भी हो रहा है। ठीक है ना। एक जो दलित हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। यह अपनी आत्मकथा झूठन में वे लिखते हैं, एक अपनी कहानी है उसमें लिखते हैं, कक्षा में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था और वह भी फर्श पर, मतलब चटाई जो बिछी होती है उस पर, तिरपाल पर नहीं बल्कि किस पर, फर्श पर, क्योंकि बैठने की टाट पट्टी जो होती है उस पर जगह नहीं होती थी। कभी कभी मुझे सबसे पीछे दूरी पर बैठना पड़ता था, बिल्कुल दरवाजे के पास। कभी कभी बिना किसी कारण के वे मुझे मारा पीटा करते थे। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधान अध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल के खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, मुझ जैसे छोटे एवं कमजोर शरीर वाले की तुलना में मैदान बहुत बड़ा था और उसकी सफाई करने में मेरी पीठ दर्द करने लगी। मेरा चेहरा धूल से भर गया
धूल मेरे मुंह पर के अंदर चली गई थी। मेरी कक्षा के दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। प्रधान अध्यापक अपने कमरे में बैठे मुझे देख रहे थे। मुझे एक बार पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी। मैं दिन भर झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे के दरवाजे और खिड़कियों से शिक्षक और लड़के यह तमाशा देखते रहे। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाई जाती रही और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिताजी ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, तुम एक शिक्षक हो, तुम एक शिक्षक हो, इसलिए अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन मास्टर साहब इतना याद रखना, यह यहीं पढ़ेगा इसी स्कूल में, और अकेला नहीं, इसके बाद और भी बहुत से यहाँ पढ़ेंगे और पढ़ने आएंगे। जो दलित बच्चे थे वो और भी बहुत सारे आएंगे। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी। देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर है उसमें किराए पर एक मकान लेने चलते हैं और देखते भी हैं। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कोई खाली मकान के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकता है आपके लिए, जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन थी, उन्होंने उनके नाम सुने तो वह बहाने बनाने लगी कि वो अंसारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता है। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। यह बात जैसे ही सुनी तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी और उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में से भी मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगातार 1 महीने ढूंढने के बाद उन्होंने एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार हो गई। तो आपने देखा कि अंसारी दंपत्ति जो लोग थे उनके साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था। ऐसा ही दैनिक जीवन में भी ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये एक सच्ची घटना है। आइए आगे। मानवीय गरिमा का मूल्य। जो मानवीय गरिमा है उसका मूल्य। अब तक आप यह समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी लिंग, जाति, धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के या मध्य वर्ग या निम्न वर्ग के ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत धर्मगत कारणों से हुआ था। ठीक है, आइए। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किया गया व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्होंने इस असमान व्यवहार का क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश ने और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। आइए, यहाँ आप देख रहे होंगे कि
एक लड़का जो है पॉलिश कर रहा है, ये जो एक लड़का है क्या कर रहा है, पॉलिश कर रहा है। यहाँ पे देखो, अब ये साहब है, ये पॉलिश के पैसे जो है वो फेंक कर देते हैं। जब पहले ऐसे फेंक कर देते हैं, ये किसमें है, ये दिखाया गया है 1975 में बनी दीवान फिल्म में। जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। तो ये पैसे कहता है मुझे आदर के साथ। आपने फिल्म देखी होगी। आइए आगे चर्चा करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता, तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। जो भारतीय संविधान है हमारा, वो सभी व्यक्तियों के लिए समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित रहे हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी यह नहीं कह सकते कि असमानता है वो खत्म हो गई है। ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में अब व्यक्तियों के समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है, ठीक है, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम कानून की जो दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्र में से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिलाओं तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना होगा। दूसरा किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान तथा उनके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। उनके खेल के मैदान, होटल, दुकान और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुएं, सड़कों और नालों के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, आइए, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किया गया है समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। ठीक है, समानता के अधिकार को लागू किया। आइए, भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्तियों के समान व्यवहार को प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्ष तक असमानता का व्यवहार हुआ है और उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिकार या अवसर प्राप्त हों। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम है मध्याह्न भोजन है की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना जो है भारत के सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में, जो हमारा तमिलनाडु राज्य है, वहां उस राज्य में प्रारंभ की गई थी। 2001 में उच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चा खाना खाने घर जाते थे और फिर स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी स्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों के खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाएं हैं, उनको काम पर रखा गया है।
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। आइए, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। सरकारी स्कूल हैं उनसे जिन स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्या हैं? अलग हैं। आइए, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। उन बच्चों को ऐसी असमानता स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप अपने बारे में और अधिक पढ़ेंगे। देखिए, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाई पर विजय प्राप्त करनी होती है, लेकिन कठिन और निरंतर संघर्ष से भी व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। आगे कहते हैं अम्बेडकर साहब, मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है, ऐसा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। आइए आगे पढ़ते हैं। अन्य लोकतंत्रों में असमानता के मुद्दे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि शायद आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के संघर्ष जारी हैं। सोच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से आए थे, वे आज भी अपने जीवन का मुख्य रूप से असमान मानते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता है और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए, बस से यात्रा करते समय उस बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे, उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। देखिएगा इस प्रकार से। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्होंने उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे।
इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने को ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों के स्तर जो है वो निजी स्कूलों जैसे ही ऊंचा है। अब देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। नंबर 1, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये संविधान में दिया गया है। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागकर राज्य निधि से शोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के आधार के जो स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। लोकतंत्र की चुनौतियां क्या थी? आइए इसे भी पढ़ लीजिए। लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। हमेशा ही से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों में को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा करने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद आप चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अभ्यास प्रश्न है, इन्हें आप पढ़ के और आंसर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। शब्द संकलन क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यह लोकतंत्र समाज व अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गर्मा का अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग्य समझने से है। संविधान क्या है? संविधान आप अच्छी भली भांति जानते होंगे। यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। नागरिक अधिकार आंदोलन ये क्या है? एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की थी। आइए, आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम